What's up guys? I hope you are doing well. I am Veer. Welcome to Study Lover. देखिए हमारा 14 चैप्टर चल रहा है। 14 चैप्टर में हम लोगों ने लेजिस्लेटिव रिलेशन देखे कैसे होते हैं सेंटर और स्टेट के बीच में। उसके बाद में हमने एडमिनिस्ट्रेटिव रिलेशन देखे और फिर फाइनेंशियल रिलेशन देखे। किस तरीके से हमारे यहाँ पर जो सेंटर होता है और स्टेट होते हैं उनके बीच में ये रिलेशन रहते हैं। ये सारी चीज़ें मैं लास्ट में 2 पार्ट अभी कवर कर चुका हूँ, पार्ट फर्स्ट और पार्ट सेकंड में। ठीक है, जिन्होंने ये नहीं देखे हैं वो उनको देखिएगा प्लीज़। इसके आगे फिर आप बढ़ेंगे तो चीज़ें ज़्यादा बेटर समझ में आएंगी। यहाँ पर हम डिस्कस करने जा रहे हैं जब से हमारा देश आज़ाद हुआ। ठीक है ना, आज़ाद होने के बाद में हमने अपना खुद का कॉन्स्टिट्यूशन बनाया और खुद का कॉन्स्टिट्यूशन बनाने के बाद में जिस तरीके से सेंटर और स्टेट के रिलेशन इवॉल्व हुए उसके ऊपर ये सारे कई सारी कमेटी और कमीशंस गठन किए गए। क्यों गठन किए गए? आखिर आप लोगों को पता होगा कि जब भी कोई कमेटी या कमीशन का गठन किया जाता है किसी न किसी रीजन से किया जाता है। तो यहाँ पर भी आप लोगों को कुछ ना कुछ रीजन समझ में आ रहा होगा। तो रीजन क्या होगा कि कुछ ना कुछ खटपट चल रही होगी सेंटर और स्टेट के रिलेशन के बीच में। मतलब दोनों के जो रिलेशन है, या तो बोलता होगा सेंटर मेरी ज्यादा पावर है, स्टेट बोलता होगा मुझे ज्यादा पावर दो। सेंटर या स्टेट के बीच में फाइनेंस से रिलेटेड बात ज्यादा होती होगी कि हमारों को आप हमको फाइनेंस कम देते हैं, या फिर आप हमारे लेजिस्लेटिव एरिया में आके घुस जाते हैं। जिस तरीके से हमने लास्ट में डिस्कस किया, सेंटर लिस्ट होती है, स्टेट लिस्ट होती है और कंकरेंट लिस्ट होती है। तो सेंटर लिस्ट में सेंटर अपना सब्जेक्ट रखता है, वो यहां पर इससे रिलेटेड लेजिस्लेशन या लॉ बना सकता है। स्टेट लिस्ट में स्टेट रखता है और कॉन्करेंट लिस्ट में दोनों मिलकर लॉ बनाते हैं। तो ये सारी चीजें अब तक हमने लास्ट जो पार्ट थे 2 उसमें सारी डिस्कस करी। अब यहां पर ये कमीशन जो है, ये जो बार बार गठन किए गए, ये कमेटी जो बार बार बनाई गई, इनका क्या मतलब है? इनका ये मतलब है कि जो बार बार ये जो रिलेशन अब तक चले आ रहे थे, इनके बेस पर, इन कमीशंस के बेस पर ये देखा जाता था कि कहां कहां रिलेशन में खटपट हो रही है, और जहां भी इनके बीच में कुछ खटपट चल रही है उनको सुधारने के लिए इन कमीशन और कमेटी का गठन किया जाता था। ठीक है, तो ये कई बार आ जाते हैं, मैच करने के लिए आ जाते हैं इनमें से कि कौन सा सेंटर और स्टेट के रिलेशन से रिलेटेड है। और ये दे तो इतने ज्यादा इंपॉर्टेंट है जिसके ऊपर जितने स्टार लगा दो उतने ही कम है। ये तो किसी न किसी एग्जाम में डायरेक्ट और इनडायरेक्ट वे में पूछ ही लिए जाते हैं, सरकारी कमीशन और पुंछी कमीशन। ठीक है, तो ये 2 पे ऊपर मेरा पूरा फोकस रहेगा। और बीच में जो ये 3 आप लोगों को दिख रहे हैं, ये 3 देखिए स्टेट के द्वारा बनाए गए हैं। तो स्टेट के द्वारा बनाए गए हैं तो इनमें क्या चीजें आप लोगों को देखने को मिलेगी? ये हमेशा क्रिटिसाइज करेंगे सेंटर को कि सेंटर अपना ढंग से काम नहीं कर रहा है, स्टेट के ऊपर बातें थोप रहा है। तो इस तरीके की बातें देखने को मिलेगी। और ये जो फर्स्ट है यहाँ पर एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म कमीशन, ये पहली वाली रिपोर्ट है। इसके बाद में फिर एक और बना, उससे रिलेटेड भी हम थोड़ी बात करेंगे। तो यहाँ पर जो कंप्लीट आप लोग देख रहे हैं, इसमें कंप्लीट आप लोगों को जानने को मिलेगा किस तरीके से हमारे और सेंटर के बीच के जो रिलेशन है, मतलब सेंटर और स्टेट के बीच के जो रिलेशन है किस तरीके से इवॉल्व हुए हैं। तो ये बातें आप लोगों को जानने को मिलेगी। कई सारे यहाँ से क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं और आप लोगों के माइंड में क्लैरिटी भी आएगी किस किस तरीके से आप लोगों के स्टेट जो है आज के डेट में वर्क कर रहे हैं। ओके, आइए अब आगे चलते हैं। आइए स्टार्ट करते हैं एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म कमीशन से। तो सबसे पहले इसको स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों को बता देता हूं, ये एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म कमीशन है, ये फर्स्ट वाले की बात यहां पर की जा रही है। ठीक है, इसके बाद में फिर सेकंड रिफॉर्म कमीशन फिर आया, जिसको ARC की सेकंड रिपोर्ट बोला जाता है। आप लोगों को बताना है उसका गठन कब हुआ, ठीक है ना, और उसके चेयरमैन कौन थे। फर्स्ट के बारे में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मैं आप लोगों को यहाँ पर देने जा रहा हूँ। ओके, तो यहाँ पर एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म कमीशन आया। तो ये रिफॉर्म कमीशन आया 1966 में। तो आप लोगों को अगर थोड़ा टाइम ड्यूरेशन याद हो तो लास्ट वाले लेक्चर में भी मैंने डिस्कस किया था। 1967 तक अगर देखा जाए, 1967 तक अगर देखा जाए, सेंटर और स्टेट दोनों में एक ही जैसी पार्टी हुआ करती थी। तो जो रिलेशन रहा करते थे दोनों में काफी अच्छे रहा करते थे। पर लेकिन यहां से बाद में जो है वो थोड़ी चीजें चेंज होना स्टार्ट हो गई और सेंटर में अलग पार्टी रहने लगी, जो कि कांग्रेस थी उस टाइम पे, और स्टेट्स में जो छोटी छोटी पार्टी थी, जो रीजनल पार्टीज थी, वो उभर कर आने लगी। तो इस तरीके से जब दोनों में पार्टी अलग अलग रहने लगी तो सीधी सी बात है, जब 2 बर्तन होते हैं तो खटकते भी हैं वहां पर। तो दोनों के बीच में फिर थोड़ा सा ताना बाना भी रहने लगा, एक तरीके से दोनों के बीच में खटपट होने लगी। तो जब खटपट होने लगी तो फिर सीधी सी बात है कुछ ना कुछ सॉल्यूशन निकालना पड़ेगा। बिना सॉल्यूशन निकाले तो काम चलेगा नहीं। तो फिर सॉल्यूशन निकालने के लिए ऐसे ऐसे जो रिफॉर्म कमीशन है या कमेटी का गठन किया जाने लगा। तो जो पहला कमीशन का गठन किया गया ये 1966 में किया गया। ठीक है, और 1966 में जब इसका गठन किया गया तो उस टाइम पे मोरारजी देसाई जी इसके चेयरमैन थे। पर लेकिन आगे चल के फिर इनको डिप्टी प्राइम मिनिस्टर बना दिया गया। तो उस टाइम पर फिर के हनुमंत इनका फिर नया चेयरमैन बना दिया गया। तो दोनों नाम याद रखेगा, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है दोनों ही नाम। ओके, पर लेकिन यहां पर इसी कमीशन के अंदर एक कमेटी सेटअप की गई जिसके अंदर सेंटर और स्टेट के रिलेशन को देखने के लिए अलग से फोकस दिया गया। मतलब यहां पर जो फोकस दिया गया था वो पूरे एडमिनिस्ट्रेशन को देखने के लिए दिया गया था। एडमिनिस्ट्रेशन में भी पर्टिकुलर सेंटर और स्टेट की अगर बात की जाए, जो कि हमारा चैप्टर भी है जिसके बेस पर हम चल रहे हैं, यहां पर फोकस दिया गया। ठीक है ना, तो MC सतवाल जी थे जो यहाँ पर, तो इनको इसका चेयरमैन बनाया गया। ये आप एक बार को याद रखिए, ना याद रखे, पर ये दोनों नाम आप लोगों को याद रखने हैं, मोरारजी जी और हनुमंत जी। ठीक है, ये दोनों नाम आप लोगों को जरूर याद रखने हैं। तो इनके द्वारा कई सारी
कई सारे इंप्रूवमेंट का बात बोली गई कि ये सब चीजें आप लोगों को इंप्रूव करनी चाहिए और इस तरीके से आपको सेंटर और स्टेट के बीच में रिलेशन बना के चलने हैं। तो कई सारी बातें यहां पर बोली गई, जो रिकमेंडेशन दी गई, कई सारी रिकमेंडेशन एआरसी रिफॉर्म कमीशन के द्वारा दी गई। तो फर्स्ट वाला जो क्वेश्चन मैंने आप लोगों से पूछा है वो क्वेश्चन आप लोग जरूर बताइएगा। और देखिए आजकल आप लोग काफी ढीले पड़ते हुए नजर आ रहे हैं, क्वेश्चनों का आंसर आप लोग ज्यादा नहीं दे रहे हैं। तो देखिए जिस तरीके से आप लोग ढीले पड़ेंगे फिर मैं भी ढीला पड़ना स्टार्ट हो जाऊंगा। मैंने आप लोगों को बताया था कि मेरा रिमोट कंट्रोल आप लोगों के हाथ में है, तो चीजों को थोड़ा अप्रिशिएट कीजिए, चीजों को थोड़ा शेयर कीजिए और चीजें अगर पसंद आती है तो लाइक कीजिए और नहीं पसंद आती है तो डिसलाइक भी किया कीजिए, बताया कीजिए ना। अगर कोई आप लोगों को इंप्रूवमेंट कराना है मैं उस हिसाब से काम करूंगा। तो थोड़ा सा पार्टिसिपेट करिए और इंजॉय कीजिए। आंसर देते रहते हैं तो मुझे अच्छा लगता है, ठीक है, वरना फिर वही बात हो गई ना। देखिए यहाँ तो म्यूचुअली चीजें चलती हैं, तो मैं भी इसीलिए मोटिवेट रहूंगा। आप जितना अच्छे से रेस्पॉन्स देंगे मैं भी उतनी उससे ज्यादा रेस्पॉन्स दूंगा। पर आप ढीले पड़ते हैं तो फिर मेरा भी जोश ढीला होने लगता है। बहुत मेहनत करनी पड़ती है यार लेक्चर बनाने के लिए, रिकॉर्ड और डिकोड करने में एक डेढ़ घंटे से ज़्यादा लग जाता है और फिर पीपीटी बनाना अलग से चीज़ें होती हैं। तो थोड़ा सा आप लोग अप्रिशिएट कीजिए चीज़ों को, तो मुझे भी अच्छा लगेगा और दूसरों को फायदा हो जाए। इससे अच्छी बात क्या है, शांति की नींद आती है अगर पता चलता है कि मैं किसी का कुछ भला कर रहा हूँ, ठीक है। तो थोड़ा एंजॉय कीजिए और पढ़ाई में अपना जितना हो सके चीज़ों का रिवीजन कीजिए। जब भी नेक्स्ट लेक्चर देखना होगा तो पुराने को आप लोग थोड़ा सा एक बार रिव्यू जरूर कर लिया कीजिए, उससे चीज़ें माइंड में बनी रहेंगी, वरना सारी चीज़ें ऐसी ही रखी रह जाएंगी, आगे चीज़ें बढ़ती रहेंगी, आप भूल जाएंगे। 14 चैप्टर आ चुका है, आप लोगों को एनालाइज कीजिए कि लास्ट के जितने चैप्टर हैं वो कितना आप लोगों को कमांड हो चुकी है। कहने के लिए 14 चैप्टर हुए हैं, पर देखा जाए तो 40% सिलेबस कंप्लीट हो चुका है, क्योंकि जो सबसे बड़ा पोर्शन है फंडामेंटल राइट होते हैं, डीपीएसपी होते हैं, उनसे सबसे ज्यादा क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं और वो मैक्सिमम पोर्शन में कवर कर चुका हूं, ठीक है। अब आगे आगे चीजें फास्ट होंगी काफी हद तक, ओके। तो यहां पर अगर मैं बात करूं, आप लोगों को इसको थोड़ा याद रखना है, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कई बार इससे एग्जाम में आता है। आप लोग अगर कोई भी क्वेश्चन पेपर उठा के देख लेना और जितना मैंने पढ़ा दिया है, किसी भी क्वेश्चन को इक्का दिक्का दुक्का क्वेश्चन छोड़कर आप लोगों के हाथ से कोई क्वेश्चन नहीं छूटेगा, जिस तरीके से अगर आप लोग लेक्चर ढंग से सुनेंगे तो। या आप लोगों ने टेस्ट पेपर भी लगाया होगा, आप लोगों को पता चल रहा होगा उससे। तो थोड़ा चीजों को अच्छे से करते चलते रहिए, ओके। तो यहाँ पर बात की गई है इंटर स्टेट काउंसिल, कई बार पूछा जाता है किस आर्टिकल के अंडर में आती है ये। तो ये आर्टिकल है जो है 263, तो 263 आर्टिकल के अंडर आती है इंटर स्टेट काउंसिल। इंटर स्टेट का मतलब क्या होता है? इंटर स्टेट का मतलब होता है एक दो या दो तीन स्टेटों के बीच में, ठीक है ना। तो स्टेटों के बीच की बात कर रही है। अगर यहां पर इंटर की जगह इंट्रा होता, तो अगर इंट्रा होता तो यहां पर क्या होता फिर? तो फिर विद इन द स्टेट की बात आ जाती कि स्टेट के अंदर क्या चल रहा है। तो ये जब इंटर की बात करिए तो स्टेटों के बीच में क्या चल रहा है, तो इसके लिए भी यहां पर आर्टिकल 263 के अंदर बात की जाती है कि अगर स्टेटों के अंदर कोई डिस्प्यूट चल रहा है, जिस तरीके से आप लोग देख सकते हैं वाटर से लेकर कोई प्रॉब्लम आती है, आप लोग देख सकते हैं शेयरिंग वाटर से लेकर पंजाब में अलग प्रॉब्लम चल रही है, पंजाब हरियाणा के बीच में, नीचे कर्नाटका तमिलनाडु और केरला में प्रॉब्लम चलती रहती है। तो इस तरीके से बहुत सारी प्रॉब्लम्स आप लोगों को देखने को मिलेगी, हर एक स्टेट में डिफरेंट डिफरेंट प्रॉब्लम है, खासकर पानी से रिलेटेड। तो किस तरीके से उनके बीच में जो लड़ाई चल रही है उसको सेटल डाउन किया जाए, उसके लिए इंटर स्टेट काउंसिल का गठन किया जाता है। तो किस आर्टिकल के अंदर, ये आप लोगों को याद रखना है, ठीक है। तो इसके अलावा और क्या बातें की गई हैं आगे, कि देखिए सबसे बड़ी बात यहां पर गवर्नर को लेकर होती है। अगर सेंटर में कोई और गवर्नमेंट है और स्टेट में कोई और गवर्नमेंट है, तो आप लोगों को देखने को मिलता होगा कि जब भी कोई नई गवर्नमेंट चेंज होती है सेंटर में, पहले वो इस स्टेट के गवर्नर चेंज करती है जिसमें उनकी गवर्नमेंट नहीं है, उस पर कंट्रोल रखने के लिए सबसे बड़ा स्टेप यही होता है। तो ये क्या बात करते हैं, ये बात करते हैं कि यहाँ पर एक तो लॉन्ग एक्सपीरियंस होना चाहिए पब्लिक लाइफ में जिसको आप गवर्नर बनाने चाह रहे हैं, और उसका एक तरीके से ऐसा एटीट्यूड होना चाहिए कि वो पॉलिटिकल पार्टी को फॉलो ना करता हो एक तरीके से, ठीक है ना। एक ऐसा मतलब नॉन पॉलिटिकल पर्सन होना चाहिए इनडायरेक्ट वे में, और ये आप लोगों को घूम घूम के बहुत बारी कम्पिटिशन देखने को मिलेगी। इसके अलावा बात की गई है फाइनेंशियल रिसोर्सेज की, जिसके ऊपर लड़ाई रहती है, पैसा नहीं होगा तो काम कैसे करेंगे। तो ये चाहते हैं कि स्टेटों को ज्यादा से ज्यादा फाइनेंशियल रिसोर्सेज ट्रांसफर किए जाएं, जिससे कि वो अपना आप डिसाइड कर सकें किस तरीके से काम उनको करना है, और सेंटर के ऊपर उनकी डिपेंडेंसी भी कम होती नजर आए, ठीक है। इसके अलावा देखिए कई बार बात आती है जो सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्स होती है, जिसको CAPF भी बोलते हैं हम लोग, तो उसका भी कई बार क्या होता है स्टेट के अंदर अपने आप भेज दी जाती है, जबकि स्टेट रिक्वेस्ट भी नहीं करता है। तो यहाँ ये बोला गया कि या तो एक स्टेट रिक्वेस्ट करे तो उसके बेस पर वहां पर चीजें होनी चाहिए। इससे तो सेंटर का एक तरीके से वो हो गया ना प्रभुत्व, सेंटर सुन ही नहीं रहा है स्टेट क्या बोल रहा है, जाके वहां पर अपनी जो आर्म फोर्स भेज दी। तो उनसे भी पूछना चाहिए कि वो क्या चाहते हैं, तो मिलके काम करना है, क्योंकि हमारा सिस्टम जो है वो फेडरल सिस्टम है, ठीक है, संघवाद का सिस्टम है हमारे यहाँ पर। ऐसा नहीं है कि सेंटर अपनी अपनी चलाता रहेगा। ये सारे एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म ने रिकमेंडेशन दी, पर लेकिन आप लोगों को देखने को मिल रहा होगा आज की डेट में भी इनमें से एक भी इंप्लीमेंट नहीं की गई, ठीक है ना। तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने कोई भी रिकमेंडेशन यहाँ पर एक्सेप्ट नहीं की गई और उन पर कोई भी एक्शन नहीं लिया, तो ये ठंडे बस्ते में चला गया, ओके। तो इसीलिए ठंडे बस्ते में चला गया। इसके आप लोगों ने देखा कि और भी कई सारी कमेटी का गठन किया गया, तो वो इसीलिए किया गया क्योंकि पहले वाला ठंडा बस्ते में चला गया, ओके।
इसके अलावा जो नेक्स्ट अब लेक्चर में देखने को मिलेगा, आप लोगों को 3 देखने को मिलेंगे, 3 कमेटी, कमीशन या रिजोल्यूशन या मेमोरेंडम। तो इन पर आप लोगों को ज्यादा फोकस नहीं देना है, क्योंकि इसकी एक भी रिकमेंडेशन एक्सेप्ट नहीं की गई है। ये बस मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं, जिससे आप लोगों के माइंड में थोड़ी नॉलेज रहे कि हाँ ऐसा भी कुछ हुआ है, इनका कोई भी यूज नहीं है, ठीक है ना। थोड़ा सा वो याद रख सकते हैं जो इन स्टेटों से कनेक्टेड रहते हैं, एक तो उसको वो याद रख सकते हैं। पर लेकिन अगर सेंटर एग्जाम की तैयारी करें, आप लोगों को पता होना चाहिए कि ये कनेक्टेड किससे है। पर इसके अंदर जो भी रिकमेंडेशन दी गई है, घुमा फिरा के सबने एक जैसी ही दी है। आगे ये आ सकता है कि तीनों में सीक्वेंस लगाने के लिए आ जाएगी, पहले कौन सा आया, फिर कौन सा आया और फिर कौन सा आया। तो आप लोग थोड़ा सा वो याद रख सकते हैं सीक्वेंस इनका, और किससे कनेक्टेड है ये। तो सेंटर और स्टेट के रिलेशन से ये कनेक्टेड है, थोड़ा सा वो आप लोग याद रख सकते हैं। इसके अलावा इनके अंदर क्या बात बोली गई है वो मैं आप लोगों को बता रहा हूं, पर उस पर ज्यादा ध्यान मत दीजिएगा, रटने की जरूरत नहीं है। ये वाली जो बातें यहां पर, इन पर ज्यादा ध्यान देना आप लोगों को, सरकारिया कमीशन और पुंची कमीशन। ओके, तो सबसे पहले तो यही बात निकल के आती है कि अगर ये कमीशन गठन किया गया स्टेट गवर्नमेंट को, तो ये स्टेट गवर्नमेंट की बातें ज्यादा आगे रखेगा, मतलब स्टेट गवर्नमेंट का फेवर करेगा, और सारी रिकमेंडेशन ऐसी आप लोगों को यहां पर देखने को मिलेगी, ठीक है। तो राजा मन्नार कमीशन की यहां पर कमेटी की बात की जा रही है। तो ये जो कमेटी है 1969 में इसका गठन किया गया। कब किया गया? जब एआरसी रिफॉर्म कमीशन की रिकमेंडेशन एक भी एक्सेप्ट नहीं की गई, उसके बाद में इसका गठन किया गया। 3 मेंबर का कमेटी थी, ये 3 मेंबर की कमेटी थी कंप्लीट इसमें यहाँ पर। और जो चेयरमैन थे, चेयरमैन आप लोगों को पता है, अभी जो ऊपर लिखा है यही कमेटी के इनके नाम पर ही चेयरमैन का नाम है, ठीक है ना। तो ये चेयरमैन हो गए। तो सेंटर और स्टेट के बीच में क्या रिलेशन है उसको फाइंड करने के लिए इनका गठन किया गया कि किस तरीके से सेंटर और स्टेट के रिलेशन चलने चाहिए। मैंने आप लोगों को बताया कि सेंटर और स्टेट की गवर्नमेंट चेंज हो गई थी, तो इसलिए उनके बीच में एक तरीके से खटपट ज्यादा रहने लगी थी, तो किस तरीके से शांति बनाए रखिए, उसलिए इसका गठन किया गया। इसने जो सारी बातें की गई वहां पर ऑटोनॉमी किस तरीके से स्टेट को देनी चाहिए, मतलब सेंटर कुछ भी इंटरफेयर न करे, उन पर ज्यादा फोकस दिया गया। और उसके फोकस के तहत इन्होंने 1971 में अपनी रिपोर्ट सबमिट करी, और रिपोर्ट में ये सारी बातें बोली गई कि किस तरीके से हमको जो यूनिटरी टेंडेंसी है सेंटर की, मतलब सेंटर का जो रूल इंपोज कर देते हैं, गवर्नर रूल लगा देते हैं, या अपने ये जो भी फाइनेंशियल रिसोर्सेज है उनकी ऑटोनॉमी नहीं देते हैं स्टेटों को, तो उन पर ज्यादा से ज्यादा फोकस देने की यहां पर बात की गई इनके द्वारा। तो उन चीजों पर ज्यादा फोकस था, ठीक है। तो किस तरीके से उसका सॉल्यूशन निकाला जाए, इसकी बात यहां पर की जा रही है। तो बात क्या की जा रही है यहां पर? बात ये की जा रही है, जो इन्होंने रिकमेंडेशन दी उनको देख लेते हैं। ये आपको आगे भी रिपीटिशन में देखने को मिलेगी, जो स्टेट की तीनों कमेटी है। ओके, तो सबसे पहले तो ये प्रॉब्लम बता रहे हैं कि देखिए कुछ पावर ऐसी है कॉन्स्टिट्यूशन में जो कि सेंटर को ज्यादा पावर देती है, ठीक है ना। और अगर आगे देखा जाए, सेंटर को ज्यादा पावर देती है तो सेंटर अपनी दादागिरी दिखाता है। और वन पार्टी रूल की मैं भी बात कर रहा था, सेंटर में भी वही पार्टी और स्टेट में भी वही पार्टी। इसके अलावा फाइनेंशियल रिसोर्सेज भी ज्यादा नहीं मिल पाते हैं, और स्टेट के ऊपर, वो सेंटर के ऊपर डिपेंडेंसी ज्यादा रहती है। और सेंट्रल प्लानिंग होती है जो कि स्टेट से पूछा भी नहीं जाता है। हालांकि आज की डेट में तो प्लानिंग कमीशन को रिप्लेस कर दिया गया है, ठीक है। अब यहाँ पर नीति आयोग आ गया है। तो कौन से ईयर में इसका गठन किया गया था, तो इसको आप लोगों नीचे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। नीति आयोग का गठन किसने किया था, और अभी नया चेयरमैन भी आया, नीचे कमेंट बॉक्स में उसका भी आंसर दीजिएगा। चेयरमैन अभी कौन आया? चेयरमैन नहीं, वाइस चेयरमैन। चेयरमैन तो प्राइम मिनिस्टर होता है, ठीक है। तो वाइस चेयरमैन भी अभी नए आए हैं, तो नीचे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। तो ये कुछ ऐसी प्रॉब्लम थी जो कि इन्होंने बोला कि इनका सोल्यूशन निकालो, और उसके बेस पर इन्होंने अपनी रिकमेंडेशन दी। तो रिकमेंडेशन में क्या बोला इन्होंने? रिकमेंडेशन में बोला सबसे पहले तो इंटर स्टेट काउंसिल का सेटअप किया जाए इमीडिएटली, उसी टाइम पर इसका सेटअप कीजिए। फाइनेंशियल जो रिसोर्सेज है, फाइनेंशियल कमीशन जो है उसको परमानेंट बॉडी बनाया जाए। फाइनेंस कमीशन किस आर्टिकल में आता है नीचे कमेंट बॉक्स में बताइए। इससे रिलेटेड कंप्लीट चैप्टर है, जब आगे डिस्कस करेंगे तो आप लोगों के माइंड में क्लैरिटी आ जाएगी। प्लानिंग कमीशन की बात करें तो इसको तो बात करना ही बेकार है, क्योंकि अब प्लानिंग कमीशन नहीं रहा। और इन्होंने बोला भी था कि प्लानिंग कमीशन को बंद कर दीजिए। क्यों? क्योंकि वहां पर स्टेट की कोई सुनता ही नहीं है, वहां पर सब सेंटर की सुनते हैं। तो प्लानिंग कमीशन को स्टेट्यूटरी बॉडी बनाया जाए, इसको एक तरीके से एक लॉ लेके आया जाए, और उसके लॉ के बेस पे इसको बनाया जाए, इसको कुछ पावर भी दी जाए। ऐसा नहीं है कि कठपुतली बना रखा है सेंटर के हाथों की, ठीक है। इसके अलावा प्रेसिडेंट से जो रूल लगाया जाता है, प्रेसिडेंट का आप लोगों को देखने को मिलता होगा, जरा सी बात पे सेंटर प्रेसिडेंट रूल लगा देता है दूसरे स्टेटों में जहां पर उनकी गवर्नमेंट नहीं होती है। तो जो आर्टिकल इसके अंदर आते हैं 356 आते हैं, 357 आते हैं और 365 आते हैं। तो इन आर्टिकलों को ओमिटेड कर देना चाहिए, कॉन्स्टिट्यूशन से हटा देना चाहिए। क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि स्टेट ने कमेटी का गठन किया है, तो स्टेट को ज्यादा पावर दिलाने की बात करें, इसलिए इस तरीके की बातें यहां पर की जा रही है, ठीक है। आप लोगों को नीचे देखने को मिलेगा कंप्लीटली इग्नोर कर दी गई रिकमेंडेशन सेंटर के द्वारा। क्यों? क्योंकि सारी बातें ऐसी बोली गई हैं। आगे क्या बोला गया है कि देखिए जो मिनिस्टर जो है प्लीजर रहता है गवर्नर का, उसके बेस पर मतलब सारी बात वही देखने को मिलेगी। अगर गवर्नर की पावर है तो गवर्नर को पावर इस तरीके से दो कि वो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जो रहती है स्टेट में उसके हिसाब से काम करे। यूनियन और कॉन्करेंट लिस्ट में जो बातें आती है निकल के, सेंटर के जो सब्जेक्ट है यूनियन लिस्ट और कॉन्करेंट लिस्ट है, शुड बी ट्रांसफर टू स्टेट लिस्ट में ट्रांसफर करने चाहिए। बहुत सारे सब्जेक्ट ऐसे हैं, तो स्टेट को ज्यादा पावर दो, ठीक है ना। रेजिड्यूरी पावर जो है हमने स्टार्टिंग में देखा था, रेजिड्यूरी पावर क्या है? जो पावर सेंटर में नहीं है, मतलब सेंट्रल लिस्ट में नहीं है, स्टेट लिस्ट में नहीं है और कंकरेंट लिस्ट में नहीं है, तो इन लिस्ट से तीनों लिस्ट से जो पावर बाहर है उसकी पावर स्टेट को दो, जबकि हमारे यहां पर सेंटर को दे रखी है।
तो सेंटर को दे रखी है, अभी लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने देखा था। तो ये बताइए जो हम ये रेजिड्यू पावर का कॉन्सेप्ट फॉलो करते हैं वो कौन सी कंट्री से हमने कॉन्सेप्ट लिया है। देखिए क्वेश्चनों का आंसर दीजिए तो मुझे अच्छा लगता रहता है थोड़ा कि हाँ आप लोग पार्टिसिपेट कर रहे हैं, वरना इस तरीके से चीजें मत कीजिए, मैं डिसअपॉइंट हो जाता हूँ फिर। ठीक है, तो आप लोग थोड़ा सा क्वेश्चनों के आंसर देना स्टार्ट कीजिए। आप लोग बिल्कुल आज की डेट में इग्नोर कर रहे हैं और चीजें पसंद आती है तो देखिए अच्छे से पार्टिसिपेट कीजिए, वरना बता दीजिए फिर जिस तरीके से आप लोग चाहते हैं, तो फिर बंद कर देता हूँ, वरना कोई मतलब नहीं बनता है उस तरीके से चीजों को कंटिन्यू करने का। ठीक है, तो यहाँ पर रेजिड्यू जो पावर है वो भी किसको दे दी गई, वो यहाँ पर आज की डेट में सेंटर है, इन्होंने बोला स्टेट को दो। तो ये एक कंट्री से हमने लिया था कॉन्सेप्ट, वो कंट्री मैंने आप लोगों को लास्ट लेक्चर में ही बताई थी, आप लोग बताइएगा नीचे। ऑल इंडिया जो सर्विस होती है इसको बोला इन्होंने अबोलिश कर दो। आईएएस होता है, आईपीएस होता है, आईएफएस इंडियन फॉरेस्ट सर्विस बोलते हैं इसको, इनको अबोलिश कर दो। ठीक है, क्योंकि ये जो होती है सेंटर के हिसाब से काम करती है। तो ये सारी बातें इन्होंने बोली गई जो कि एक भी रिकमेंडेशन यहाँ पर एक्सेप्ट नहीं की गई। ये यहाँ पर आप लोगों को देखने को मिलेगा, ये एक रिजोल्यूशन था, मतलब ऐसे ही मिलकर सबने बोला कि इस तरीके कुछ होना चाहिए। यहाँ पे कमेटी वगैरह कोई सेटअप नहीं की गई थी रिसर्च वगैरह करने के लिए। ठीक है, जिस तरीके से मिलकर सब लोग बोलते हैं कि इस रिजोल्यूशन को पास कर देते हैं, तो यहाँ पर कमेटी वगैरह कुछ नहीं थी। तो ये 1973 में आया अकाली दल के द्वारा। पंजाब में आप लोगों को समझ में आ रहा है, पंजाब में होगा तो पॉलिटिकल और रिलीजियस मैटर से बीच में कुछ कुछ डिमांड की गई कि किस तरीके से बातें यहाँ पर होनी चाहिए। तो रिजोल्यूशन को अनंतपुर साहिब बोला गया क्योंकि इनके नाम पर बोला गया यहाँ पर। ठीक है, पंजाब में जगह है। तो यहाँ पर डिमांड क्या की कि डिफेंस जो होता है, फॉरेन रिलेशन जो होता है, कम्युनिकेशन जो होता है, करेंसी से रिलेटेड कोई मैटर रहता है, और जो ये सारी चीजें जो हैं ये सेंटर के हाथ में रखी जाए। इसके अलावा एंटायर रेजिड्यू जो पावर, जो एंटायर रेजिड्यू जो बचा हुआ, मैंने आप लोगों से बोला था अभी, सेंटर स्टेट और कॉन्करेंट लिस्ट से जो बाहर रहती हैं उनको स्टेट के अंदर में रखा जाए। ठीक है, और कॉन्स्टिट्यूशन को फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन बनाया जाए। ऐसा नहीं है कि सेंटर जब चाहे उसको यूनिटरी बना देता है, तो उस पर फोकस किया जाए। ठीक है, तो इसी ये सारी बातें आप लोगों को देखने को मिल रही है, रिपीटेडली वही बातें आ रही हैं, बस आप लोगों को इनके नाम याद रखने हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आनंदपुर साहिब रिजोल्यूशन की बात की जा रही है। तो इक्वल अथॉरिटी होनी चाहिए, रिप्रेजेंटेशन होनी चाहिए ऑल स्टेट की सेंटर में। आज आप लोगों को देखने को मिलता होगा कि यूपी की कुछ और सीटें हैं वहां पर सेंटर में, राज्यसभा में भी और लोकसभा में, बिहार की कुछ और है, मध्य प्रदेश की कुछ और है, तमिलनाडु की कुछ और है। ठीक है, पर लेकिन आप लोगों को अगर ये बातें देखने को मिले तो ये बोले कि सब स्टेटों की एक जैसी सीटें होनी चाहिए, अलग अलग सीटें नहीं होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि जिस स्टेट की मान लीजिए पॉपुलेशन ज्यादा है उसको ज्यादा सीटें मिल जाती हैं वहां पर। इस तरीके से सब स्टेट चाहेंगे कि हमारी पॉपुलेशन ज्यादा बढ़ जाए, तो ये नेगेटिव इंपैक्ट डालता है। तो नेगेटिव कॉन्सेप्ट को फॉलो न किया जाए। ओके, तो ये बातें यहां पर इनके द्वारा बोली गई, इसको भी कहीं पर एक्सेप्ट नहीं किया गया सेंटर के द्वारा। फिर आगे बात की गई है वेस्ट बंगाल मेमोरेंडम की। तो यहां पर भी आप लोगों को कुछ ऐसी चीजें देखने को मिलेगी। तो यहां पर 1977 में इसका गठन किया गया। तो सेंटर और स्टेट के रिलेशन की बात की जाती है, तो इन्होंने क्या सजेस्ट किया, सबसे पहली बात तो इन्होंने बोला कि जो यूनियन वर्ड यूज किया जाता है, ठीक है, उसको रिप्लेस करके कॉन्स्टिट्यूशन में फेडरल कर देना चाहिए। ओके, और जो यहाँ पर जुडिक्शन है, सेंटर शुड भी मतलब कन्फाइंड होना चाहिए, उसको डिफेंस, फॉरेन अफेयर और करेंसी, कम्युनिकेशन और इकोनॉमिक कोऑर्डिनेशन, तो इन सब पे सेंटर का फोकस होना चाहिए। बाकी जो भी चीजें हैं, रेजिड्यू सब्जेक्ट वगैरह स्टेट में कर दो, या फिर प्रेसिडेंट के रूल से रिलेटेड जो आर्टिकल है उनको खत्म कर दो, वही सारी बातें बोली गई है। ठीक है ना, किस तरीके से चीजें की, किस तरीके से बातें होनी चाहिए, कि किस तरीके से अगर कोई नया स्टेट बना रहे हैं तो स्टेट से ढंग से चीजें पूछनी चाहिए, सबसे रिवेन्यू किस तरीके से होना चाहिए। तो ये सारी बातें फिर से वही रिपीटेडली आ रही है। राज्यसभा में इक्वल पावर होनी चाहिए सारी स्टेटों की। ठीक है, राज्यसभा को भी ज्यादा पावर देनी चाहिए, और दोनों में सीटें जो होनी चाहिए वो भी स्टेटों से सबसे इक्वल आनी चाहिए। तो वो सारी बातें घूम फिर के ऑल इंडिया सर्विसेज का एबोलिशन कर देना चाहिए। तो सब ये फ्रस्ट्रेट हो चुके थे, क्योंकि जो भी सेंटर में गवर्नमेंट रहती थी, अगर दिखता था वो सेम गवर्नमेंट स्टेट में नहीं है, तो उसको रिपील कर देते थे, बार बार उसको भंग कर देते थे वहां पर, और बोलते थे यहाँ पर प्रेसिडेंट रूल लग गया। तो इसीलिए सारे स्टेट फ्रस्ट्रेट हो रहे थे। पर लेकिन सेंटर ने फिर से कोई भी रिकमेंडेशन यहाँ पर एक्सेप्ट नहीं करी। तो तीनों आप लोग याद रख सकते हैं, यहाँ पर किसी की भी रिकमेंडेशन एक्सेप्ट नहीं की गई। पर याद रखना है ये किससे रिलेटेड है, ये आप लोगों को जरूर याद रखना है। काफी इंपॉर्टेंट बातें हैं यहाँ पर। सरकार या कमीशन आया और ये सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा गठन किया गया। जब सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा गठन किया गया तो इसकी तो बात माननी थी। 1983 में इसका गठन किया गया, 3 मेंबर कमीशन था। सेंट्रल स्टेट के रिलेशन से यहाँ पर बात की जाती है, बहुत बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है। ठीक है, तो किस तरीके से हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जो बनाया गया था उसके बेस पर हमारे यहाँ पर अरेंजमेंट चल रही है आज की डेट में। कॉन्स्टिट्यूशन का तो गठन 1950 में हो गया था, आज तक हमारे यहाँ पर किस तरीके से अरेंजमेंट चल रही है, सेंट्रल स्टेट के क्या रिलेशन है, किस तरीके से चेंजेस होना चाहिए, वो सब बातों का यहाँ पर बात की गई। ठीक है ना, तो इनिशियली जो बोला गया था कि 1 साल में इसको कंप्लीट कर लेंगे, पर इन्होंने रिपोर्ट जो सबमिट करी 1987 में करी, तो 4 साल ली इन्होंने अच्छे से एनालाइज किया। काफी इंपॉर्टेंट है ये कमीशन। ठीक है, इन्होंने अच्छे से इसको देखा, और जो रियलिटी थी
ग्राउंड लेवल पे उस पर फोकस दिया गया इन्होंने किसी भी स्ट्रक्चरल चेंज जो बात कर रहे थे कि यूनिटरी से फेडरल बना दो, वो सब चीजें थी, उन पर इन्होंने कोई फोकस नहीं दिया गया। और एग्जिस्टिंग जो अरेंजमेंट है उसी के अंदर इन्होंने चीजों को प्रॉपर वे में फॉलो करने का सजेशन दिया। मतलब जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन की जो स्ट्रक्चर है उसी के अंदर ढंग से काम करने की बात की गई। कोई भी स्ट्रक्चर चेंज नहीं करना है कि यूनिटरी कॉन्स्टिट्यूशन है तो उसको फेडरल बना दो, ऐसा कुछ कर दो, वो सब बातें यहां पर नहीं की गई। पर जो इंपॉर्टेंट जो ऑपरेशनल चेंजेस की जरूरत थी, जो फंक्शनल चेंजेस की जरूरत थी, वो इन्होंने बोले। तो टोटल इन्होंने 247 रिकमेंडेशन दी। तो नॉर्मल सी बात है, इतनी सारी रिकमेंडेशन ना तो हम लोग यहां पर पढ़ सकते हैं, अगर पढ़ने बैठेंगे तो पूरी एक लक्ष्मीकांत बुक इसी से बन जाएगी। तो ये यहां पर इंपॉर्टेंट रिकमेंडेशन हम लोग यहां पर देखेंगे। तो सेंट्रल स्टेट के रिलेशन किस तरीके से इंप्रूव की जाए, इस पर इन्होंने फोकस दिया। और इसको आप लोगों से ढंग से पढ़ना है। क्यों? क्योंकि जो नेक्स्ट वाला पुंची कमीशन आया है वो भी कहीं ना कहीं इसी को एक्सटेंड करके बनाया गया है। उसने भी ज्यादा चीजें ऐसी नहीं बताई है कि जो कि इससे ज्यादा परे हो, इन्हीं चीजों को थोड़ा इलेबोरेट कर दिया, उन्होंने एक्सप्लेन कर दिया है थोड़ा। ठीक है, तो सबसे पहली बात, एक परमानेंट इसी के अंदर गठन किया गया, इसका जो स्टार्टिंग में मैंने बात की थी, परमानेंट इंटर स्टेट काउंसिल। ठीक है ना, इंटर गवर्नमेंटल काउंसिल इसको बोला भी जाता है। इसको ये भी बोलते हैं कि किस तरीके से स्टेट के बीच में एक हार्मनी बना के रखनी है। तो आर्टिकल 263 याद रखिएगा, काफी इंपॉर्टेंट है। ओके, इसके अलावा जो प्रेसिडेंट रूल लगाया जाता है वो ऐसा नहीं है कि बहुत फ्रीक्वेंटली यूज करना चाहिए, वो एक लास्ट रिजोर्ट होना चाहिए। मतलब जब कोई सॉल्यूशन नहीं बनता है, कोई अल्टरनेटिव नहीं बनता है, तब इसका यूज करना है। ऐसा नहीं है कि मन मर्जी आई कि पसंद नहीं आ रहा है यार, स्टेट में दूसरी गवर्नमेंट है, हमको मन नहीं लग रहा है उसके साथ में काम करते हैं, उसको बर्खास्त कर देते हैं। वो काम आप लोगों को नहीं करना है। ऑल इंडिया सर्विस की पावर फर्दर स्ट्रेंथन करनी चाहिए। ठीक है, क्योंकि देखिए जितना ज्यादा पावरफुल सेंटर रहेगा उतना ही ज्यादा एक यूनिटी बनी रहेगी, वरना सेंटर कल को बोलते रहेंगे हमको अलग कर दो और ये कर दो वो कर दो। इसके अलावा ऑटोनॉमी देनी चाहिए। रेडियो टेलीविजन होता है जो, उन पर अपना वर्चस्व नहीं दिखाना चाहिए कि वो अपने हिसाब से काम करें। यहां पर रेजिड्यू जो पावर है, टैक्सेशन से रिलेटेड अगर कोई मैटर है तो वो पार्लियामेंट के साथ में ही रहना चाहिए। पर लेकिन अगर पार्लियामेंट के साथ में रहता है, वो सेंटर से रिलेटेड मैटर वहां पर होने चाहिए। अगर स्टेट से रिलेटेड या कॉन्करेंट से रिलेटेड कोई मैटर वहां पर है तो स्टेट से भी डिस्कशन करना चाहिए वहां पर। ठीक है ना, मतलब रेजिड्यू पावर जो बाकी बच गई है, जिस तरीके से मैंने बताया था, एक तरफ तो सेंटर की लिस्ट हो गई, एक तरफ स्टेट की लिस्ट हो गई, तीसरी कंकरेंट लिस्ट हो गई। अगर इनके अंदर कोई सब्जेक्ट नहीं आना चाहिए, वो अब तक सेंटर की लिस्ट में आता है, तो ये बोल रहे हैं कि उसको कॉन्करेंट लिस्ट में रखो। आप लोग स्टेट से भी बातें पूछा करो, ऐसा नहीं है कि अपनी अपनी चलानी है। ठीक है, इसके अलावा बात क्या की जा रही है, नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल, एनडीसी। ठीक है, एनडीसी को इन्होंने बोला था कि एनडीसी को इसको रीनेम कर दो, इसको नेशनल इकोनॉमिक एंड डेवलपमेंट काउंसिल बनाओ। अब तो इसके बारे में डिस्कस करना बेकार है क्योंकि कंप्लीटली खत्म हो चुकी हैं चीजें। इन्होंने बोला प्रमोट करो जो फेडरलिज्म की स्पिरिट है, संघवाद का जो ढांचा है उसको प्रमोट करो। ऐसा नहीं है कि सेंटर की ज्यादा पावर रखनी है। ठीक है, तो जो चीजें कुछ है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, क्वाज़ी फेडरल भी जिसको बोला था, तो उनको थोड़ा प्रमोट करो, उनको घटाना नहीं है, आपको थोड़ा सा उनको बढ़ाना है। सेंटर के पास में जो पावर है कि डिप्लॉय करना है कहीं पे भी आर्म फोर्स को, तो वो स्टेट से पूछे बगैर आप लोग न करें, स्टेट से भी बातें पूछे, क्योंकि स्टेट में आप उसको इंप्लीमेंट करने जा रहे हैं। ऐसा नहीं है मन में आया सेंटर के और उन्होंने वहां पर चीजें जाकर कर दी। ठीक है, और अगर कोई भी कॉन्करेंट जो सब्जेक्ट है, जो कॉन्करेंट लिस्ट में जो सब्जेक्ट है, जो सारे सब्जेक्ट वहां पर रखे गए हैं, अगर उससे रिलेटेड कोई चेंज करना है आप लोगों को, तो स्टेट से भी बातें करनी है। अपने अपने मुहार होकर नहीं चलना है। स्टेट से रिलेटेड अगर कोई बातें हैं तो वहां पर स्टेट से भी बातें करनी है, अपने हिसाब से ओनली काम आप लोगों को नहीं करना है। इसके अलावा गवर्नर से रिलेटेड बातें आ गई यहां पर। देखिए, गवर्नर अगर चीफ मिनिस्टर को अपॉइंट करना है, कोई भी बातें अपॉइंट करना है, मिनिस्टर अपॉइंट करने हैं, चीफ मिनिस्टर, तो वहां पर जो स्टेट गवर्नर है उससे रिलेटेड जो भी मैटर है वो कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा होना चाहिए। आज की डेट में कॉन्स्टिट्यूशन में बातें नहीं लिखी हैं, बस एक तरीके से आप लोग बोलते हैं कन्वेंशन चली हुई आ रही है कि इस तरीके से काम करना है और उसी तरीके से काम किया जा रहा है, जिसके ऊपर बार बार प्रॉब्लम होती रहती है। तो इन्होंने बोला उसको कॉन्स्टिट्यूशन में लिखो, और यही वाली रिकमेंडेशन आप लोगों को आगे देखने को मिलेगा जब पुंची कमीशन का मैं डिस्कस करूंगा। वहां पर उन्होंने इसको एक्सप्लेन किया है कि क्या क्या चीजें आपको कॉन्स्टिट्यूशन में लिखनी है, तो वो भी उन्होंने एक्सप्लेन किया है कि सेंट्रल स्टेट से रिलेटेड अगर गवर्नर की बात आती है तो क्या क्या बातें आप लोगों को लिखनी चाहिए। अगर कोई बातें कहीं पर लिख देते हैं तो थोड़ा सा सिक्योरिटी और श्योरिटी आ जाती है कि हाँ ये लिखी हुई है, इसके बेस पर हमको चलना है। अगर लिखी नहीं है तो क्या करेंगे, जो मना है तो अपने हिसाब से करेंगे। इसके अलावा गवर्नर को बोला इन्होंने 5 जो साल है गवर्नर का टाइम पीरियड, ठीक है ना, 5 साल होना चाहिए फिक्स वो, और उसको किसी एक्सट्रीम कंडीशन अगर आ रहा है तो तब चीजें करनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि अपने मन से उठाया और उसको साइड में कर दिया। इंटर स्टेट काउंसिल 1990 में, इसके बारे में हम लोग बात कर चुके हैं। और प्रेसिडेंट अगर किसी भी बिल को होल्ड करता है, ओके, तो स्टेट गवर्नमेंट से भी उसमें थोड़ा सा बातें करनी चाहिए, तो रीजन बताना चाहिए कि क्यों उन्होंने होल्ड किया है। ऐसा नहीं है कि बस मजा आया कि हम लोगों को यार ये बिल अच्छा नहीं लग रहा है, स्टेट गवर्नमेंट पास कर रही है और इसको हम होल्ड कर लेते हैं और इसको हम पास नहीं होने देते हैं, तो ऐसा कुछ नहीं करना है। तो सीधा सीधा क्या बात आ रही है, सीधी सीधी ये बात आ रही है कि मिलजुल कर काम करो, भाईचारे के साथ में मिलजुल कर रहो भाई साहब, ये बातें बोली गई।
पुंची कमीशन आया, पुंची कमीशन में जो रिकमेंडेशन दी गई वो 310 दी गई, तो 310 हम लोग नहीं देखेंगे। लक्ष्मीकांत ने भी दुनिया भर की रिकमेंडेशन लिख रखी है, तो उससे कोई मतलब नहीं है, आप लोगों को पता होना चाहिए, इतनी सारी चीजें रटी नहीं जाती है। तो सबसे पहले पुंची कमीशन जो था वो सेकंड कमीशन था, तो सेंटर स्टेट के रिलेशन देखने की बात की गई, तो गवर्नमेंट के द्वारा सेटअप किया गया 2007 में, ठीक है ना। अंडर कौन था, ये नाम था इनका मदन मोहन पुंची, ठीक है ना, तो इनके नाम पर था MM पुंची, आप इनको बोल सकते हैं, फॉर्मर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया थे ये, ओके। तो इनके द्वारा बात बोली गई, और जिस तरीके से अब तक जो सेंट्रल स्टेट के रिलेशन आ चुके हैं, आप लोग अगर पीछे वाला देखेंगे तो कब था ये, 1983 में गठन किया गया था, ठीक है। तो 1983 में अगर देखा जाए इस हिसाब से तो 20 साल से भी ऊपर हो चुकी थी। तो 20 साल से किस तरीके से हमारे यहाँ पर चीजें चल रही हैं, उसको थोड़ा चेंज करने की बात आ गई है। अब देखिए चीजें चेंज होती रहती हैं टाइम के हिसाब से, तो इसीलिए इसका फिर गठन किया गया कि जो चीजें पुराने टाइम में थी अब उसको चेंज किया जाए और फिर से चीजें स्टार्ट की जाए, ठीक है। तो इसने फिर देख कि व्यू चेंज किया, किस तरीके से चेंजें हो रही है, पॉलिटी और इकोनॉमी किस तरीके से चेंज हो रही है। जब से सरकारी कमीशन का गठन हुआ था तो उसके बेस पर इन्होंने बोला चीजें चेंज की जाएंगी, ठीक है ना। तो लगभग 2 डिकेड हो चुके थे, 20 साल लगभग हो चुकी थी, तो इन्होंने कई सारी चीजें जो देखी, तो सरकारी कमीशन से भी इन्होंने कई सारी चीजें उठाई। तो व्यू रखना था कि सोशल इकोनॉमिक डेवलपमेंट किस तरीके से फोकस करना है, और सरकारी कमीशन की हेल्प लेकर ही इन्होंने चीजें एक्सप्लेन करी, चीजों को ज्यादा एक्सटेंड किया इन्होंने सरकारी कमीशन के बेस पर, ठीक है। तो यहाँ पर क्या बात बोली गई, यहाँ पर सबसे पहले तो यही बात बोली गई, जो थर्ड लिस्ट होती है जिसको हम कॉन्करेंट लिस्ट बोलते हैं, तो कॉन्करेंट लिस्ट में जो बातें होती है, जो इफेक्टिव अगर इंप्लीमेंटेशन की बातें करनी है, सेंट्रल स्टेट को मिलकर काम करना है। खासकर किस पे फोकस दिया, इन्होंने गवर्नर पे ज्यादा फोकस दिया। गवर्नर देखिए कोई भी एमिनेंट पर्सन होना चाहिए, आउटसाइड द स्टेट होना चाहिए, ये बातें कई बार आ जाती है, पूछ ली जाती है। पुंची कमीशन ने क्या क्या बातें बोली, तो आउटसाइड द स्टेट होना चाहिए, सबसे पहली बात ये बोली गई, और वो किसी भी तरीके से जो पॉलिटिक्स होती है उसका पार्ट अभी रिसेंट में न हो, अगर कभी पार्ट भी रहा हो तो एक कूलिंग पीरियड होना चाहिए। मतलब अगर मान लीजिए 5-7 साल पहले था तो अब उसको गवर्नर बनाना चाहिए, ऐसा नहीं है कि वो अभी 3-4 महीने पहले कोई पॉलिटिकल पार्टी से कनेक्टेड था, अब उसको उठाकर गवर्नर बना दिया, तो इससे पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस बना रहता है। इसीलिए बात की जाती है कि एक कूलिंग पीरियड देना चाहिए, एक न्यूट्रल स्टेट में रहना चाहिए, क्यों, क्योंकि एक नॉन पॉलिटिकल पोस्ट है वो, ठीक है। इसके अलावा फिक्स कर देना चाहिए गवर्नर का टाइम पीरियड 5 साल के लिए, और उसका भी इंपीचमेंट होना चाहिए जिस तरीके से प्रेसिडेंट का इंपीचमेंट होता है। तो यहाँ पे भी वर्ड इंपीचमेंट ही यूज करना चाहिए हम लोगों को, गवर्नर के लिए भी, तो प्रेसिडेंट को हटाने के लिए भी, वो गवर्नर को हटाने के लिए भी प्रॉपर पावर होनी चाहिए उसी तरीके से, ठीक है। तो ये बातें बोली गई, तो कहने का मतलब यही है कि फिक्स कर दो इसकी पोस्ट भैया। इसके अलावा और क्या बातें बोली गई कि जो गवर्नर का रोल रहता है, अगर कोई हंग पार्लियामेंट हो जाती है, पार्लियामेंट नहीं, यहाँ पर असेंबली की बात की जा रही है, अगर कोई हंग असेंबली हो जाती है, कोई भी पार्टी यहाँ पर मेजोरिटी में नहीं है, ठीक है, अगर उस तरीके की कंडीशन बन जाती है, तो जो भी गाइडलाइन उनकी है वो सारी कॉन्स्टिट्यूशन में लिखनी चाहिए। ऐसा नहीं है, आप लोगों को गोवा में भी देखने को मिला होगा, कई जगह देखने को मिला होगा, मेजोरिटी तो किसी और पार्टी की है, ठीक है ना, गवर्नमेंट बनाने के लिए किसी और को बुला लिया जाता है क्योंकि वो किसी के साथ में गठबंधन कर लेते हैं। तो ये बातें हम लोगों को कई बार देखने को मिली है, कई सारे स्टेटों में ये देखने को मिली है। तो हम लोगों को यहाँ पर जो आर्टिकल 356 की बात की जाती है, तो उसी के बारे में आप लोगों को ये केस भी याद रखना है, SR बोमाई वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1994 में केस आया था। इसने भी कई सारी रिकमेंडेशन दी थी, जो फालतू के काम गवर्नमेंट करती है, सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट को सप्रेस करने में, वो सारे काम इनको नहीं करने चाहिए, ठीक है। तो ये बातें भी यहाँ पर बोली गई थी। और फिर से फाइनेंस कमीशन की बात आती है। फाइनेंस कमीशन का हम गठन करते हैं टाइम टू टाइम, जब भी जरूरत पड़ती है, तो इसको बोला है इसको परमानेंट डिपार्टमेंट बनाओ। ऐसा नहीं है कि जब मन करे तब गठन कर दिया और फिर ये साइड में हो गया, जिससे कि ये परमानेंट तौर पर सारी चीजें देखता रहे, टाइम टू टाइम पता चलता रहे क्या सही हो रहा है क्या गलत हो रहा है, तो इसकी निगाह में चीजें रहनी चाहिए। ओके, तो ये सारी चीजें थी जो हमने देखी। देखिए लेक्चर अगर पसंद आता है तो लाइक भी किया कीजिए, और नहीं पसंद आता है तो डिसलाइक भी किया कीजिए। उसको डिसलाइक करने को नहीं बोल रहा हूँ कि आप लोग ऐसा नहीं है कि डिसलाइक नहीं कर सकते, डिसलाइक कीजिए, पर डिसलाइक करने के बाद जरूर लिखिए कि आप लोगों को चीजें पसंद नहीं है, जिससे मैं उसको इंप्रूव कर सकूँ। अपने आसपास सफाई रखिए, पेड़ों को भी सेव रखिए, सेव कीजिए, और वाटर भी सेव कीजिए, ज्यादा प्रदूषित मत कीजिए और वेस्ट भी मत कीजिए। आसपास सफाई रखिए जितना हो सके। और ये जो कंप्लीट 3 लेक्चर हो चुके हैं, इसकी कंप्लीट PDF अब आप लोगों को मिल जाएगी, यहाँ पर भी मिल जाएगी। ये फेसबुक पे मेरा पेज है, और यहाँ पर नीचे टेलीग्राम का लिंक, दोनों आप लोगों को नीचे कमेंट बॉक्स में और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो वहां से आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं और चीजें शेयर भी कर दिया कीजिए, जिससे कि दूसरों को भी फायदा हो, ठीक है ना। तो कंप्लीट लेक्चर की PDF आप लोगों को मिल जाएगी। तो आज के लिए इतना ही। थैंक्स अ लॉट फॉर लिसनिंग। जय हिंद।